नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। हमारे इस खास कार्यक्रम किस्सा कुर्सी का में आपका स्वागत है। बिहार के चुनाव चरम पर है, प्रचार चरम पर है, सभी राजनीतिक पार्टियों ने कमर कस ली है। ऐसे में सवाल सबसे बड़ा यह है कि बिहार के चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? क्या विकास मुद्दा है? विकास के अलावा हर किसी बात पर बात होगी, चाहे वो जातिवाद हो, चाहे वो मंडल राज पार्टी हो, चाहे वो जंगल राज हो और चाहे अगलों और पिछड़ों की राजनीति हो। आखिर बिहार के चुनाव में ऐसा क्यों हो रहा है? क्या बिहार में विकास के नाम पर भी वोट पड़ सकते हैं? इन्हीं सवालों पर बड़ी बहस होगी और हमारे साथ कई सारे खास मेहमान यहां पर जुड़ चुके हैं। श्याम रजक जी, जो कि जनता दल यूनाइटेड के नेता हैं, कई बार मंत्री रह चुके हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। प्रेमचंद मिश्रा जी, जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। राजनीति प्रसाद जी, पूर्व सांसद हैं आरजेडी के और आरजेडी के वरिष्ठ नेता हैं, वो हमारे साथ हैं। और नितिन नवीन जी, भाजपा के विधायक और यहाँ के जाने माने चेहरा पटना के, वो हमारे साथ मौजूद है। नितिन जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप क्यों कह रहे हैं जंगल राज पार्ट 2 आ जाएगा? सबसे बड़ी बात है कि जिस 15 साल से बिहार ने अपना वो काला समय देखा था 1990 से 2005 तक का, उस कालखंड में जो इस समय गुजरा बिहार के लोगों का, पलायन हुआ, भ्रष्टाचार व्याप्त रहा, डेवलपमेंट पे चर्चा नहीं होती थी, जात पात की चर्चा उस समय होती थी। स्थितियां ये थी कि बिहार का जो जनरेशन था वो पूरी तरह से पलायन को मजबूर हुआ, अपहरण उद्योग को बढ़ावा मिला। तो ये पूरे उस कालखंड के जो 15 साल का समय था वो उसी समय में गुजरा। और पिछले 2.5-3 साल में, और उसके मुखिया जो थे लालू यादव जी, वो मुखिया के बल पर पिछले 2.5 साल से नीतीश कुमार उनका लगाम पकड़ के काम चला रहे हैं। तो निश्चित रूप से लग रहा है बिहार की जनता को कि कहीं ना कहीं आने वाले समय में फिर जंगल राज 2 का पार्ट 2 कहीं ना आ जाए, इसलिए बिहार की जनता इस खौफ में है। आप जंगल राज लेकर आए थे बिहार में? कोई जंगल राज नहीं था। लालू यादव जिस वक्त आए, जहां आए लालू यादव, तो उन्होंने जो इस तरह का जो स्थिति थी उसको पलट दिया उन्होंने। और तब लोगों के अंदर में जोश आया, गरीबों के अंदर में जोश आया, जो आर्थिक रूप से विपन्न थे उसको जोश आया, जो पीछे हाशिया पर थे उनको जोश आया, जो बिल्कुल नेग्लेक्टेड थे, अंतिम व्यक्ति थे, उनको होश आया। लालू यादव ने वो करामत किया, जब गरीबों का राज आया तब इन लोगों ने कहा जंगल राज है। गरीबों का राज आया, जब वो कुर्सी पर बैठना शुरू किया, जब थाना में जाकर के हंगामा करना शुरू किया गरीब लोग, तब बोला जंगल राज आया। जंगल राज नहीं होता है, बल्कि हमारा राज है जो छोट का राज, मतलब वोट का राज। हमारे गरीबों का, शोषितों का, दलितों का हमारा राज था। और लालू यादव ने वही राज लाने का काम किया। तो उन लोगों को लगा कि ये लोग हाशिए पर चले जाएंगे, ये लोग बड़े लोग जो हैं हाशिए पर जाएंगे, इसीलिए इन लोगों ने जंगल राज का नाम दिया। और ये गरीबों लोग, इन्होंने नहीं दिया था, हाईकोर्ट ने दिया था। हाईकोर्ट ने दिया था। ये लोग पकड़ लिए ना उसको पकड़ लिए, इसको पकड़ लिए। हमारा जंगल नहीं, हमारा गरीबों का राज था। और गरीबों का फिर राज आने वाला है, फिर शोषित दलितों का राज आने वाला है, फिर पिछड़ों का राज आने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है। दीपक चौरसिया जी, आपने अच्छा सवाल किया, मैंने इसका जवाब दिया। लालू यादव ने बहुत करामत किया और आज उसी पर फिर से चुनाव होगा और फिर हम लोग, ये जो आएगा और हम लोगों का राज आने वाला है, इसमें कोई शक। बताइए, करामत किया लालू यादव? बहुत सारे जंगल राज नहीं, मंगल राज था। मैंने बहुत सारे कारनामे किए, अपहरण उद्योग को बढ़ावा दिया, नक्सली घटनाएं बढ़ाई, बिहार के युवा पलायन के लिए मजबूर हुए, शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त किया गया, ये सब कारनामा किया लालू यादव ने। इन्हीं कारनामों की चर्चा राजनीति जी कर रहे हैं। अगर इस कारनामों को बिहार की जनता दोबारा नहीं चाहती है, क्योंकि इस कारनामे का परिणाम देख चुकी है। पिछले 10 साल में उसी चीज, 15 साल के उसी लड़ाई को समाप्त करके हम लोग बिहार में पुनः एक नई सरकार बनाए थे कि उस जंगल राज को समाप्त करेंगे। और कहीं न कहीं बिहार की जनता चाहती थी कि उसके जीवन में शांति आए, उसके घर की महिलाएं पुनः घर से बाहर निकले तो उनको ये भय नहीं हो कि किस प्रकार का माहौल उनको देखने मिले। उनके बच्चे जब स्कूल जाए तो ये घर में महिलाएं शांति से रहे कि उनका बच्चा घर लौटेगा शांति से। ये सब चीजें हम लोग जब सरकार में थे, 2005 के बाद जब सरकार बनी, तो इन सब चीजों का आगमन बिहार में हुआ। और बिहार की जनता यही चाहती है कि आज पुनः वो स्थिति बहाल न हो। जिस प्रकार से राजनीति जी बोल रहे थे कि गरीबों को आवाज दिया, मैं कहता हूं कि आवाज तो जरूर गरीबों को दिया, पर उनके पेट का निवाला छीन लिया, उन गरीबों को भूखमरी पर छोड़ दिया, उनके उत्थान का कोई काम नहीं किया। केवल आवाज देने से नहीं होता, उनकी आवाज को अगर सही मुकाम दिया होता तो निश्चित रूप से लालू
यादव एक मसीहा बन के निकलते, क्योंकि जब 90 में उनको चुना गया था तो गरीब का बेटा के रूप में चुना गया था, लेकिन गरीब का बेटा केवल अपनी चिंता करता रह गया। गरीब को आवाज जरूर दिया, पर आवाज देने के बाद उनके पेट का निवाला छीन लिया। श्याम रजक जी, मुझे ये बताइए, आप नीतीश कुमार जी ने बड़ा काम किया 10 सालों में, यही परसेप्शन है, यही आप लोग कहते हैं, यही एक जमाने में सुशील मोदी जी भी कहते थे 8 साल तक। मुझे ये बताइए, अगर नीतीश कुमार जी ने इतना बढ़िया काम किया था तो उनको लालू यादव से हाथ मिलाने की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि लोग जो जंगल राज की बात करें, मैं एक लाइन में उस बात को कहना चाहता हूं। हम कहते हैं कि जो भारत सरकार का गृह मंत्रालय का रिपोर्ट है वो सही है कि नहीं है, और जो संसद में पेश होता है वो रिपोर्ट सही है कि नहीं। क्राइम इन इंडिया 2014-15 का जो रिपोर्ट आया है, उस रिपोर्ट में है कि दिल्ली नंबर 1 है जो सबसे ज्यादा क्राइम होता है, और बिहार का स्थान 22वां है, नंबर 3 है मध्य प्रदेश, नंबर 6 है गुजरात। तो अगर वो सही है तो जंगल राज बिहार में है कि कहीं और है? दूसरा चीज आपने सवाल उठाया कि लालू यादव जी से समर्थन लेने की क्या जरूरत पड़ गई। जो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह अपने पुराने एजेंडे को, जिस एजेंडे को हम लोगों ने फ्रिज में रखवाया था भारतीय जनता पार्टी से, उस एजेंडे को फिर से ला रहा था, और तरी पार वाले लोगों को, आतंक फैलाने वाले लोगों को, सांप्रदायिकता फैलाने वाले लोगों को नेतृत्व जब देने का काम किया तो हमने उनका साथ छोड़ा और उनको से अलग हुए। और अलग जब हुए तो आज देश में सबसे बड़ा सवाल था, जिस तरह से गरीबों के शोषण करने वाली धन बल की, अडानी अंबानी जैसे लोग और सांप्रदायिक फैलाने वाले लोगों का साम्राज्य जब स्थापित होना चाह रहा था, तो हमें ऐसे लोगों को साथ लाना था जो ऐसे लोगों के खिलाफ थे। और हम लोगों ने कांग्रेस का साथ, आदरणीय लालू यादव जी का साथ लेकर के सरकार बनाई, और सरकार जब बनी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, वही समावेशी विकास, वही कानून का राज स्थापित होने का काम हुआ, और आज वो राज आज कायम है, और देश की जनता ललायत है नीतीश कुमार जी के लिए, और लोग बिहार की ओर ताक रहे हैं। वाकई प्रेमचंद मिश्रा जी, ऐसा है क्या? आपको नहीं लगता कि आपने लालू जी का साथ लेकर, जिसके राहुल जी हमेशा कड़ी आलोचना करते थे, जो बिल ऑर्डिनेंस उन्होंने फाड़ दिया था, वो इंडिकेशन तो लालू यादव के लिए था, क्योंकि वही जेल जा रहे थे, वही चुनाव में से बाहर होने वाले थे, वो इंडिकेशन तो लालू यादव के लिए था। लेकिन अब उन्हीं लालू यादव के साथ आप खड़े हैं, और राहुल जी कहते हैं कि उनके साथ प्रचार नहीं करेंगे। ये कैसा गठबंधन हुआ? पहले तो ये क्लियर कर लेना चाहिए कि श्री राहुल गांधी ने कभी ये नहीं कहा कि हम अमुक नेता के साथ प्रचार नहीं करेंगे। हाँ, ऑर्डिनेंस के इशू पे उन्होंने एक स्टैंड लिया था, और वो उनका मत आज भी अपनी जगह पे कायम है। श्री राहुल गांधी राजनीति में अच्छे लोगों को आगे लाना चाहते हैं, टैलेंटेड लोगों को खोजते हैं, मेरिट को ढूंढते हैं, लेकिन लोकतंत्र है, हर तरह के लोग होते हैं। और पिछला लोकसभा का चुनाव मैं इस रूप में लेता हूं, कहीं न कहीं दुष्प्रचार का शिकार हम हुए। और बिहार में जब हमने देखा, जो सवाल आपने इन लोगों से किया कि आप लालू प्रसाद से हाथ क्यों मिलाए, तो वो हम पर भी लागू होता है कि हम उनके साथ हैं, गठबंधन में वो भी मेरे साथ हैं। तो जब अलग अलग ढंग से, जब विचारधारा एक हो, लक्ष्य एक है, और उस लक्ष्य की ओर जाने के लिए 3 अलग प्रयास हो रहे थे, तो उस मतों के विभाजन का लाभ बिहार में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को मिला और पूरे देश में मिला। सिर्फ 31% वोट पर श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, और 69% वोट वो है जो नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री नहीं देखना चाहता था। ये एक सच्चाई है। तो बिहार में इन तमाम चीजों को ध्यान में रखकर हमने वो प्रयास किया कि एक सेक्युलर डेमोक्रेटिक अलायंस यहां बनाया जाए, जिसमें आरजेडी भी हो, जेडीयू हो, कांग्रेस हो, और हम यूनाइटेड होकर फाइट करेंगे। तो जो पॉलिटिक्स नरेंद्र मोदी चाहते हैं थोपना इस देश में, हवाबाजी की, जुमलेबाजी की, अब तो सब एक एक चीज सामने आ रहा है कि जो आपने वायदे किए, अब उस पर आप स्टैंड नहीं कर रहे हैं, रोज आप नई बात कर रहे हैं। आज आपने और बिहार में आके कह दिया कल कि नहीं, हम पैसा तब देंगे जब हमारी सरकार होगी। नीतीश कुमार के रहते हम पैसा नहीं देंगे। कोई प्राइम मिनिस्टर इस लेवल की बात नहीं करता है। तो मैं समझता हूं जो बिहार की राजनीतिक परिस्थितियां हैं, उसको अगर धार्मिक उन्माद की राजनीति में डाल दें या जातीय उन्माद की राजनीति में डाल दें, ये एक बड़ा खतरनाक स्थिति है। डेवलपमेंट वही होता है जहां शांति और पीस होती है। नीतीश कुमार का सबसे बड़ा पक्ष है कि नीतीश कुमार का व्यक्तित्व बहुत बड़ा है, नीतीश कुमार का फेस वैल्यू बिहार में, और नीतीश कुमार ने डेवलपमेंट के काम किए हैं, ये एक सच्चाई है। और लालू यादव जी का फेस वैल्यू बिहार में
लालू प्रसाद ने एक उस वर्ग को आवाज दी जो वर्ग उपेक्षित था, वंचितों का समूह था, गरीबों का था, पिछड़ों का था। निश्चित तौर पर हम उनके आलोचक रहे हैं। हम नीतीश कुमार के भी आलोचक रहे हैं। 2.5 साल पहले तक, जब तक भारतीय जनता पार्टी उनके साथ थी, हम उनके भी आलोचक थे। लेकिन वो आलोचना वैचारिक स्तर पे था। लेकिन नीतीश कुमार ने सड़कें बनाई हैं, बिहार में बिजली की स्थिति में सुधार हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति में इंप्रूवमेंट हुआ है, गवर्नेंस के मामले में काम हुए, इसको कौन झुटला सकता है? तो अगर डेवलपमेंट का काम हो रहा है और ये भारतीय जनता पार्टी जब नीतीश कुमार के ऊपर अटैक करते तो मैं समझ नहीं पाता हूं कि जिस व्यक्ति, जिस नेता को ये लोग पीएम मटेरियल बताते थे कि नीतीश कुमार में तो प्रधानमंत्री बनने के गुण हैं, वो नेता बोलते थे जो नरेंद्र मोदी को कहता था कि बिहार नहीं आने देंगे। तब भी बिहार बीजेपी कहती थी नहीं, नीतीश जी ठीक कह रहे हैं, हम नीतीश जी के साथ हैं। आज कौन सी मजबूरी होगी कि नीतीश कुमार इतने बुरे हो गए? ये सवाल भारतीय जनता पार्टी को इसका जवाब देना पड़ेगा कि आपकी कथनी और करने में कितना बड़ा फर्क है, ये बिहार की जनता देख रही है। और सबसे बड़ा प्रश्न है, नीतीश कुमार के सामने चेहरा कौन है? बीजेपी को एक चेहरा देना चाहिए था, क्योंकि उनके पास कोई लीडर नहीं है। जो बिहार में बीजेपी का नेता हैं, जो नेतृत्व करते हैं, वो तो नीतीश जी के नेतृत्व में काम करते थे। नीतीश कुमार को विकास पुरुष का नाम बीजेपी के नेताओं ने दिया है। आप कहते हैं कि विकास नहीं हो रहा है। 7.5 साल आप मलाई खा रहे थे तो नीतीश कुमार बहुत अच्छे थे, आपको मंत्रिमंडल से बाहर किया, नीतीश कुमार बुरे हो गए। आज भी छटपटाहट भाजपा में इसी बात को लेकर है कि 2.5 साल जब से हम बाहर हुए हैं, लॉ एंड ऑर्डर गड़बड़ हो गया। तो हम ये क्यों नहीं कहें कि आप लॉ एंड ऑर्डर गड़बड़ करवा रहे हैं? इस बात की क्या गारंटी? तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना होगा बिहार की जनता को कि आखिर आप बिहार में नरेंद्र मोदी तो मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं, किस नाम पर वोट मांग रहे हैं आप? कौन मुख्यमंत्री बनेगा? क्या हम इन अवसरवादी नेताओं की गठजोड़ जो आपने किया है उसको हम वोट दें, जो कल तक हमारे साथ जो मुख्यमंत्री बनाया हमारे साथ नहीं रहे, तो आपके साथ क्या विधायक बन के रहेंगे? जिस मांझी को नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री बनाया, आज वो नीतीश जी के साथ नहीं है। रामविलास पासवान चुनाव हार गए, उनको राज्यसभा में भेजा लालू प्रसाद ने, वो लालू प्रसाद के साथ नहीं है। क्या होगा? उपेंद्र कुशवाहा विधानसभा के चुनाव हार गए थे, नीतीश कुमार ने राज्यसभा में भेजा, लेकिन आज उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार के साथ नहीं है। इस बात की क्या गारंटी कि ऐसे महान अवसरवादी नेता लोग भाजपा के साथ कितने दिन रहेंगे और किन शर्तों पर रहेंगे, ये भी राज्य की जनता को जानने का हक है। नित्य नवीन जी, सबसे हाँ, मैं इसमें एक ऐड कर देता हूं। ऐड ये करता हूं कि जिस जीतन राम मांझी जी को आप आगे लेकर चल रहे थे और जिस जीतन राम मांझी आपके सहयोगी और पार्टनर हैं, उन्हीं जीतन राम मांझी ने बिहार के विकास पर एक पत्र जारी किया था, एक रिपोर्ट जारी किया था, और तब नंद किशोर यादव और सुशील मोदी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि ये तो सब बकवास है। अब वही आपको अच्छे लगने लग गया, ऐसा क्यों? बड़ा स्पष्ट है। अभी जहां से इन्होंने खत्म किया प्रेमचंद मिश्रा जी, मैं वहीं से शुरुआत करता हूं कि कितने लोगों को लालू जी और नीतीश जी ने मदद किया तो उन लोग छोड़ दिए। मैं तो उस नीतीश कुमार से पूछना चाहता हूं जो 17 साल बीजेपी के दामन को थामकर मुख्यमंत्री के कुर्सी तक पहुंचाने का काम किया बीजेपी ने। उस बीजेपी को 17 साल तक बीजेपी उनके सेकुलर नहीं थी, उस समय उनको कोई प्रॉब्लम नहीं था। जब वो केंद्रीय मंत्री रहे, रेल मंत्री रहे और बिहार में सरकार चलाए, उस दिन तक उनको समस्या नहीं थी। जब उनको प्रधानमंत्री की कुर्सी नजर नहीं दूर दिखने लगी तो उस दिन उनको बीजेपी से प्रॉब्लम हो गया। तो वो अवसरवादिता नहीं है। अवसरवादिता, मांझी जी की अवसरवादिता आपको नजर आ रही है, रामविलास जी की नजर आ रही है, और आपके जो नेतृत्व करता है उनकी अवसरवादिता आपको नजर नहीं आ रही। वह अच्छी विश्वसनीयता है आपकी। और जो आप पूछ रहे हैं मांझी जी के डेवलपमेंट के इश्यू पे, हम लोगों ने जिस प्रकार से मांझी जी को उन्होंने अपमानित किया, हम उस विषय पर उनके समर्थन में आए। हमने मांझी जी के किसी एजेंडे को कहा नहीं कि यही एजेंडा हम लोग लागू करने जा रहे हैं। मांझी जी के जिस प्रकार से आपने एक महादलित को बैठाया था, आपने संकल्प लिया था कि जब तक बिहार की जनता दोबारा हमको मैंडेट नहीं देगी, मैं दोबारा मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। आप पीछे से बैकडोर से आके कुर्सी पर बैठ गए और मांझी जी को कुर्सी से बेदखल कर दिया। तो एक दलित का जब अपमान हुआ तो भाजपा उनके साथ खड़ी हुई और आज उस गठबंधन प्रेम चीज नहीं, दलित आप नहीं तय करेंगे बीजेपी का एजेंडा, आप अपने पार्टी का एजेंडा तय कीजिए। आज आपका क्या है? आपका हर्ष देखिए, मुख्यमंत्री राष्ट्रीय पार्टी का अध्यक्ष आता है गांधी मैदान में और उसका भाषण पहले हो जाता है और क्षेत्रीय पार्टी का अध्यक्ष बाद में भाषण देता है। ये तो हर्ष है आज आपका। और अभी तक आप हमको सीख दे रहे हैं, आप राष्ट्रीय पार्टी को कैसे चलना है वो हम जानते हैं। आपकी स्थिति से नहीं चलेगा कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष भाषण पहले दे रहे हैं और आपके क्षेत्रीय पार्टी का अध्यक्ष अंतिम में समापन भाषण कर रहा है। तो ये तो सोच आपकी पार्टी की स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी स्टेज से भाग नहीं होती है। भारतीय जनता पार्टी अपना एजेंडा सही समय पर खोलेगी और भारतीय जनता पार्टी विकास के एजेंडे पर लड़ रही है और विकास भाजपा के कमल के साथ आएगा और उसमें जो भी कार्यकर्ता नजर आएगा वो कार्यकर्ता को मौका मिलेगा। बताइए श्याम रजक जी, यहाँ पर बड़ा सवाल ये कह रहे हैं कि नीतीश सबसे बड़े अवसरवादी हैं। मैं कह रहा हूं कि विकास का एजेंडा ये बता रहे हैं
आरा में पहले नीतीश के अवसरवादिता पे भी मैं उस पर भी बोलूंगा, आपके सारी अवसरवादिता को मैं खोलता हूं। एक है कि जातिवाद की बात कर रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं, आरा की सभा में प्रधानमंत्री जी ने, जो पीएम प्रदेशिया हैं, ज्यादा समय विदेश में रहते हैं, यहाँ चुनावी पर्यटक बनकर करके आते हैं, उन्होंने क्या बयान दिया? उन्होंने कहा कि मैं इस राज्य का राज्यपाल एक दलित को बनाया हूं। क्या राज्यपाल का पद किसी वर्ग में आता है? और फिर मैं उस पुराने चीज को भी याद दिलाना चाहता हूं, जब प्रधानमंत्री, उन्होंने क्या बयान दिया? उन्होंने कहा कि मैं इस राज्य का राज्यपाल एक दलित को बनाया हूं। क्या राज्यपाल का पद किसी वर्ग में आता है? और फिर मैं उस पुराने चीज को भी याद दिलाना चाहता हूं, जब प्रधानमंत्री के चुनाव लड़ रहे थे, इन्होंने वोट लेने के लिए कहा कि मैं अत्यंत पिछड़ा को इस देश का प्रधानमंत्री बनाऊंगा। क्या वो जातिवाद नहीं था? और आज भी इनके कई नेता यादव को बनाएंगे, इसको बनाएंगे, उसको बनाएंगे, क्या वो जातिवादी नहीं? और अवसरवादिता की बात जो कर रहे हैं, तो नीतीश कुमार ने कभी अवसरवादिता की राजनीति नहीं की, नीतियों की और मुद्दों की राजनीति की। हम फिर कर रहे हैं जो पहले मैंने कहा कि जब सांप्रदायिकता, जो हमारा भारतीय जनता पार्टी और समता पार्टी और जनता दल यू के समय जो समझौता हुआ था, उस समझौता में साफ था कि हम जो विवादित मामले हैं उस मामले को दरकिनार किया जाए, और हमारा एक कॉमन एजेंडा प्रोग्राम बना था। लेकिन जब इनके नए नेता अवतरित हुए, जो बड़े साधु संत, जो तरी पार वाले, तो उनका एजेंडा बदल गया, और वो एजेंडा हो गया कि सांप्रदायिकता, क्या क्या कह रहे थे, किस तरह से हिंदूवाद को और किस तरह से सांप्रदायिकता को उछाल रहे थे। तो मुझे लगा कि जो हमारा कॉमन एजेंडा था और जिस बात पर हमारा समझौता हुआ था, वो समझौते के साथ भारतीय जनता पार्टी बिट्रे कर रही है। और मुझे बताइए, 3 विवादित मुद्दे क्या थे? धारा 370, कॉमन सिविल कोड और राम मंदिर। जी हाँ, इन तीनों को कहां टच किया बीजेपी? सांप्रदायिक, वो उनका बयान पढ़िए, उन्हें इसके साथ था कि हम बहुमत में आएंगे तो मंदिर बनाएंगे। हम ये तो बीजेपी 17 साल से कह रही है कि हम बहुमत में आएंगे तो मंदिर बनाएंगे। ये 17 साल से कह रही है, जब से आप उनके साथ हैं। और दूसरा बात, जम्मू कश्मीर में क्या बयान दिया, क्या कहे जब चुनाव लड़ रहे थे जम्मू कश्मीर में? अरे अब तो पीडीपी के साथ सरकार बना ली श्याम रजक जी, जो एक्सट्रीम पार्टी है। नहीं बना रही है, हम उस एजेंडे के साथ नहीं न रहेंगे। हमारा साफ है, इस देश में बाबा साहब भीम अम्बेडकर का संविधान, गांधी जी का जो नीति कि हम इस देश में सांप्रदायिक सद्भाव, समतामूलक समाज, और उससे अलग हम नहीं जाएंगे। और इन्होंने क्या क्या कहा और फिर इन्होंने क्या किया, तो हम उसके नीतियों के खिलाफ रहे, और नीतियां जो उनकी रही उसी के कारण हमने भारतीय जनता पार्टी से अलग किया। और हम लोगों ने एक बात बता दूं, अवसरवादिता की बात कर रहे हैं, जब अलग हो रहे थे, माननीय नीतीश कुमार जी ने इनके नेताओं को बुलाया, कहा था कि आप आ जाइए, जब अलग अलग भी हो रहे तो हमारा साफ साफ शब्दों पर बात है। ये डर के आए नहीं, ये आए ही नहीं, भाग गए वहां से। और जब वार्ता नहीं हुई तो मेरे सामने तो था कि हमको इनको से अलग होना था, और हमने अलग हुए। और अवसरवादिता की बात करेंगे, भारतीय जनता पार्टी, हम पुराना इतिहास दोहराएं। जब जनता पार्टी का संगठन बना था लोक नायक जयप्रकाश नारायण की अगुवाई में, उस समय क्या हुआ था, दोहरी सदस्यता किसने उठाया था, और क्या हुआ था जनता पार्टी, और निकल करके जनसंघ, फिर भारतीय जनता पार्टी बन गई। अवसरवादिता किसकी थी? अवसरवादिता जनता पार्टी, जो लोक नायक जयप्रकाश नारायण ने अपने सपनों का साकार करने का काम किया था, उसको भी इन्होंने तिलाली देने का काम किया। एक समर्थन ऐसा लेना चाहते हैं जी। आ रहा हूं। प्रधानमंत्री जी मुजफ्फरपुर जब आए थे, पहली सभा की थी चुनाव से पहले भी जुलाई में, तो उन्होंने नीतीश कुमार जी के डीएनए पे सवाल खड़ा किया, और उसके लिए उदाहरण जो 2-3 उन्होंने दिया, उसमें एक उदाहरण उन्होंने ये दिया कि मुझे खाने पे बुलाया और फिर खाना रद्द कर दिया, थाली छीन, इससे थाली छीन ली। इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है? इसका मतलब डीएनए में खराबी है। मैं ये पूरी विनम्रता से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से जानना चाहता हूं कि अगर आपके सर्वोच्च नेतृत्व को खाने पर कोई बुलाया, खाना रद्द कर दिया, आपको अपमानित होना पड़ा, आखिर कौन सी मजबूरी है कि इतने अपमान के बावजूद भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में बने रहे? बिल्कुल मलाई खाते नितिन जी बताइए, ये बात खुद रामविलास पासवान ने कही है कि बीजेपी के नेताओं के कारण नरेंद्र मोदी जी का उस वक्त अपमान हुआ था, उसके पीछे बीजेपी के नेता। बड़ा स्पष्ट है, 2010 में जो सिचुएशन था, जिस प्रकार से लालू यादव फिर से अपने आप को बिहार में काबिज करने का प्रयास कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट मानती थी कि आज बिहार की उस परिस्थिति में
हम केवल अपने अपमान का विषय अगर समझते रह जाते तो बिहार की जनता 2010 में ही वो जो काला समय 2013 में शुरू हुआ वो 2010 में ही शुरू हो जाता। लालू यादव और कांग्रेस इसी की चीज के प्रयास में थे कि भारतीय जनता पार्टी इस विषय को बनाकर तो, लेकिन हम अपने व्यक्ति विशेष के अपमान से पूरे बिहार का अपमान नहीं होने थे। 10 करोड़ जनता ने अगर नीतीश कुमार को, हमने अपमान का घुट पिया था, लेकिन 10 करोड़ जनता ने नीतीश कुमार को 2010 में जो मैंडेट दिया था, चलिए बीजेपी के साथ सरकार बनाइए और सरकार चलाइए, तो वो अवसरवादिता नहीं थी कि आपको बीच में ही आप लालू यादव, किसके खिलाफ मैंडेट मिला था आपको 2010 में मैंडेट मिला था लालू के जंगल राज को समाप्त कर, लालू को नहीं आने देने के, और उसको आपने 2013 में बंद करके बंद कमरे में डिसीजन ले लिया। आपकी हिम्मत थी तो 2013 में ही आप आ जाते मैदान में। नीतीश कुमार ने अपने मैंडेट का भी रीपैकेजिंग किया और आज ये रीपैकेजिंग की बात करते हैं। ये पूरी तरह से अवसरवादिता का। और मैं पूछना चाहता हूं, 95 तक तो लालू के और 94 में लालू को छोड़ा नीतीश कुमार, बाद में जॉर्ज फर्नांडिस को छोड़ा, बीजेपी को छोड़ा, उसके बाद मांझी को छोड़ा। ये कितने सीरीज में हमने कब नीतीश कुमार को वाजपेयी को किसने छोड़ा, लाल कृष्ण आडवाणी को किसने छोड़ा, आपको सवाल को सिंह को किसने छोड़ा, आपके सवाल मुरलीधर जोशी को किसने बिठाया, ये तो लंबी लिस्ट है। मैं भी लिस्ट दे रहा हूं। नरेंद्र मोदी ने पूरे भारतीय जवाब देने का तरीका हो रहा है। जितने शीर्ष नेतृत्व, मैं आपको वरिष्ठ नेताओं को कोल्ड स्टोरेज में क्यों डाला? आप ब्रेन डेड कर दिया, ब्रेन डेड है। 75% जो बोला हमारे यहाँ परिवारवाद नहीं ना चलता है कि अब सोनिया गांधी के बाद कोई और नहीं चलेगा। मैं परिवारवाद क्या देखिए, अगर बात का जवाब सुन सकते हैं सुन लीजिए, दिल पे पत्थर रख कर। परिवारवाद पहली बात ये सुन लीजिए, सबसे बड़ी बात पिताजी विधायक थे और ये विधायक। नहीं क्या बात कर रहे हैं? अगर व्यक्तिगत आएंगे तो व्यक्तिगत भी आपको जवाब देंगे। सबसे बड़ी बात है कि जिस प्रकार से आप अटल जी, आडवाणी जी, ये शीर्ष नेतृत्व ने जब लगा कि अब अगला नया नेतृत्व हमको देना चाहिए, हम लोगों ने नया नेतृत्व दिया। अगर नया नेतृत्व देना उनको किनारे करना होता है तो आडवाणी जी आज हमारे बैठकों में, जब हमारे एनडीए की बैठक होती है, नहीं आते। आते हैं, आपके पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक अभी जो हाल में हुई उसमें पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर आडवाणी जी नहीं है। पार्लियामेंट्री आप फोन करके चेक कर लीजिए। मैं जान रहा हूँ, पार्लियामेंट्री बोर्ड की बात नहीं कर रहा हूँ। पार्लियामेंट की जब सेशन चल रहा था उसकी जो बैठक हुई, पार्लियामेंट्री पार्टी के पार्लियामेंट्री पार्टी का हर सांसद मेंबर होता है। मैं पार्टी की ही बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ पार्लियामेंटी पार्टी का तो हर सांसद मेंबर होता है। अगर आप विधायक हैं तो आप लेजिस्लेचर पार्टी की मैं वही बात कर रहा हूँ, शामिल होंगे, बैठक में शामिल थे। मैं वही कह रहा हूँ। और जो मैं आपको कह रहा हूँ कि आडवाणी जी और हमें अपने शीर्ष नेतृत्व को किस प्रकार से सम्मान देना चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ कि जॉर्ज फर्नांडिस और मांझी की तरह हम लोग बाहर नहीं निकाल देते हैं। आपको जिससे मतलब नहीं मिला, आपने लालू यादव को आपने क्यों छोड़ा? आज मैं ये पूछना चाहता हूँ श्याम रजन जी से, उस समय थे कि लालू यादव को नीतीश कुमार ने क्यों छोड़ा था उसमें 94 में, और बाद में 2013 में कौन सा प्यार आ गया? ये दोनों के बीच का कालखंड को, बाद में 2013 में कौन सा प्यार आ गया? ये दोनों के बीच का कालखंड को बताएंगे। उस समय छोड़े क्यों थे, आज गले क्यों मिल लिए? जनता पार्टी आपने क्यों तोड़ा? जनता पार्टी किस लिए आपने तोड़ा? बता दीजिए। स्पष्ट कर दिया आप हमने कह रहे कि जनता पार्टी को क्यों तोड़ा? जेपी जिस विषय को लेकर लड़े थे, आज तो सबसे अधिक अपमान अपने जेपी का किया। जेपी का तो आपने अपमान किया कि उनके पार्टी के जनता पार्टी को आपने तोड़ दिया, और आप जनता पार्टी उसी हाथ करके लोग कांग्रेस के खिलाफ जेपी को अपनी मृत्यु की सजा पर जाना पड़ा। जिस कांग्रेस ने जेपी को मृत्यु के तक पहुंचा दिया, उस कांग्रेस के साथ आप मिल गए। अब आप जेपी को मृत्यु तक पहुंचाया उनके चेलों ने। हाँ, तो चेले कौन है? लालू नहीं, जेपी के चेले कौन थे जो जेपी मूवमेंट में थे? जेपी मूवमेंट का एक सपना था शिक्षा में आमूल परिवर्तन, भ्रष्टाचार मिटाना, ये तमाम कांग्रेस का विरोध था। ठीक है, भ्रष्टाचार का विरोध था। उस आंदोलन में जो लोग गए बीजेपी को बोलने, और उसके बाद जयप्रकाश नारायण जी को, जयप्रकाश, अब धैर्य से सुनिए, मैं चाहता था कि ये प्रश्न उठे। जयप्रकाश नारायण जी के सपनों को किसने तोड़ा? कांग्रेस ने। जब उनके चेले सत्ता में आए 77 में, और वो सरकार 5 साल नहीं चली, 2.5 साल में गिर गई, और न शिक्षा में परिवर्तन का काम हुआ, न रोजगार मिले, न संपूर्ण क्रांति। तो लालू और नीतीश जी से पूछना चाहिए ना। शिक्षा में परिवर्तन अटल जी, आडवाणी जी दोनों मंत्री थे। 15 साल पहले लालू जी जब नई शिक्षा उनके सबसे पहले जो थे तो हमने पूरा किया। जेपी के सपनों को उनके ऐसे जैसे बीजेपी और संघ, हमारे यहाँ कोई शिष्य नहीं थे। सरकार में कैसे अलग हो गए थे, दोहरी सदस्यता क्यों आ गई थी, उसमें आप लालू प्रसाद जी के साथ थे कि नहीं थे? उसमें आप नीतीश कुमार के साथ थे कि नहीं थे? जनता पार्टी मूवमेंट के बाद जो सरकार बनी जनता पार्टी की, उसमें बीजेपी भी थी।
अब यह क्यों आप गाली दे रहे हैं नीतीश कुमार को? आपने क्यों उसमें छोड़ा आरएसएस और संघ का दोहरी सदस्यता का नाम लेकर? ये तमाम ऐसे प्रश्न हैं हमको जो बिहार की बाहर जनता को जवाब देना पड़ेगा। बाहर नहीं आया, आपको चढ़ाया गिरा। स्पष्ट रूप से उनके जो शिष्य की बात की तो लालू यादव 15 साल तक थे, 10 साल नीतीश कुमार को भी मौका मिला। जेपी के सपनों को अगर बनाना तो उस समय कांग्रेस भी उनके साथ बीच में थी, तो क्यों नहीं उस सपने को बना दिया गया बिहार में? बिहार में कौन सा शिक्षा नीति? बिहार की लोकपाल बनाया, बिहार की शिक्षा व्यवस्था को हमने सूचना युवाओं से यहाँ पर हमने बिहार की शिक्षा व्यवस्था क्या है? आज तक बिहार में सबसे अधिक पलायन हुआ 90 से 2005 के बीच में बिहार में सबसे अधिक पलायन हुआ। कौन सा शिक्षा व्यवस्था आपने लागू किया भाई कि 90 से 2005 नहीं बनाया? लोकपाल शिक्षा व्यवस्था की बात करें, 90 से 2005 के बीच में सबसे अधिक बिहार में पलायन हुआ और उस पलायन के दौर में ये साथ में थे, और उसके बाद शिक्षा व्यवस्था की बात कर रहे हैं जिस कालखंड में सबसे अधिक पलायन हुआ, और उसके बाद शिक्षा व्यवस्था की बात करेंगे कि हम शिक्षा व्यवस्था में क्या हुआ जब जनता पार्टी बीजेपी यहाँ सरकार में थी, लगा कि बिहार के नौजवान बाहर गए ही नहीं, यहाँ नौजवान लोग, लेकिन बिहार के लोग अपमानित नहीं हुए, बिहार के लोगों को फिर से सम्मान मिलने लगा। अरे बिहार के लोगों को आपके साथी शिवसेना ने मुंबई में पीटा, अब मुंबई पीटा, मानते हैं ना आप? वो बिहार का अपमान नहीं था, उसमें कांग्रेस की सरकार थी ना वहाँ पर। अरे कांग्रेस की सरकार की थी ना, उन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं किया? कार्रवाई तो करनी चाहिए थी, इनके गिरबान में ताकत नहीं था क्या? हरियाणा में क्या कहा? अगर हिम्मत थी बिहार की सरकार जिस तरह पारित हिसाब कर देते उन लोगों की सरकार ने, व्यक्ति अगर कानून तोड़ता है तो कानून वालों का अधिकार होता है कि कानून को वहाँ पर पालन करते, क्यों नहीं इन्होंने पालन किया? लेकिन आपकी राजनीति के मुझे बताइए नितिन नवीन जी, आपके दोस्तों ने कानून तोड़ा क्यों? अगर कानून तोड़ा वहाँ के लोगों ने, जो लोग, मैं शिवसेना के कौन थे वो बात की बात है, अगर तोड़ा जो भी चिन्हित लोग थे, कार्रवाई करने की सरकार इनकी थी, कार्रवाई करते, जेल भेजते, आपने क्यों नहीं जेल भेजा? ठीक है, क्योंकि हिम्मत नहीं थी। आप वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। देखिए ये जो लंबी बात करते हैं, आप कानून क्यों है? 65 साल तक बिहार, 65 साल तक देश में सरकार चलाया, 65 साल से सरकार चलाया, 65 साल में अभी तक सामाजिक और कर रही है। 65 मराठी भाषा नहीं मिला आपको, ये आपकी राजनीति कर रहे हैं। वही तो कह रहा हूँ, 65 साल तक देश को सम्मान नहीं दिला पाए, सरकार चलाया, और आज कह रहे हैं कि समावेशी विकास कर रहे हैं, अंतिम किरण तक विकास ले जा रहे हैं, गरीबों का विकास करें। कौन सा गरीबों का विकास किया 65 साल में आप लोगों ने? अच्छा राजनीति प्रसाद जी, ये बताइए कि एनडीए की जो पूरी की पूरी रणनीति है वो ये है कि लालू यादव जी को आगे रखा जाए, जंगल राज को आगे रखा जाए और इस चुनाव को जीत लिया जाए। क्या ये सफल हो पाएगी? ये तो मामला खत्म हो गया। अब वो जंगल राज का मामला खत्म हो गया। अब लालू यादव को आगे रखा है, अब लालू यादव आगे रहेंगे, क्योंकि पूरे बिहार में माहौल बदल गया है। पूरे बिहार में माहौल बदल गया है। सब गरीब लोग, शोषित, दलित, पीड़ित लोग सब इकट्ठा हो गया। और एक बात और बताता हूं आपको, इनका जो एजेंडा है वो एजेंडा विकास का एजेंडा नहीं है। पूरे देश में विकास का एजेंडा नहीं है। कौन कैसे हिंदू राष्ट्र बनेगा ये एजेंडा है। अभी भागवत जी ने कह दिया, एक ही एजेंडा उठाया उन्होंने, कहा पिछड़ा जो आरक्षण है उसको, उस पर विचार करना चाहिए। ये क्यों किया ऐसा इसलिए कि हमको कह रहे हैं कि आप पिछड़ा बात कर रहे हैं। उन्होंने शुरू कर दिया, कहा कि ये बात अगर हम उठाएंगे तो अगले लोग हमको वोट करेंगे, क्योंकि पिछड़ा पर अगर पुनर्विचार करेंगे तो अगले लोग हमको वोट करेंगे। तो जातवाद तो आप कर रहे हैं, हम लोग तो संविधानिक बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि पिछड़ावाद चलेगा, संविधान की प्रक्रिया है, इसको कैसे रोक सकते हैं आप? जो दलित है, शोषित है, उसको कैसे रोक सकते हैं? उस पर कैसे विचार कर सकते हैं? इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा ये है कि कैसे यहां देश में, ये बिहार में, ये तो बिहार का भी तैयार हो गया और फिर तो हमारी सरकार बनने वाली, इसमें कोई शक नहीं है। और फिर ये जो सरकार बनेगी तो पूरे हिंदुस्तान में इसका मैसेज जाएगा कि हम लोगों ने एक ऐसे आदमी को, एक ऐसे पार्टी को खत्म किया जिसका एक ही एजेंडा है, कैसे हिंदू राष्ट्र हो, कैसे हिंदुस्तान का मुसलमान पाकिस्तान जाए या कब्रिस्तान जाए। ये एजेंडा अगर होगा, इस एजेंडा को हम लोग, ये एजेंडा है इनका। और अमित शाह का मेरे पास कागज है, जो मुजफ्फरनगर में उन्होंने भाषण किया कि आपके पास भी, आप भी जानते होंगे, उन्होंने कहा कि या तो मुसलमान पाकिस्तान, नहीं तो कब्रिस्तान।
ये एजेंडा उनका है, ये कभी नहीं कहा उन्होंने, ये एजेंडा है, ये कभी नहीं कहा, ये एजेंडा है, इनके एजेंडा है, इनका एजेंडा है। चलिए, लालू यादव ने कहा कि नहीं मैं दरबार होऊंगा, अब यही एजेंडा नहीं करूंगा, लेकिन इनका एजेंडा चालू कर रहे हैं, आतंकवाद इनको आता है। और सबसे मजेदार बात है कि जिस शख्सियत ने आज पूरे भारत को विश्व पटल पर ले गए, उनको इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं ये लोग। आज पूरे विश्व में भारत की जो पहचान बढ़ी है, या आज देश का युवा इस बात से इनकार कर सकता है कि भारत का यूएन से लेकर हर आज बड़े बड़े देश हमारे साथ दोस्ती करे। क्या बात होता, मनमोहन जाते तो पता तक नहीं चलता अगर देश चाहे का पाकिस्तान आ रहा है। और आज हमारे जो प्रधानमंत्री जाते हैं तो रेड कार्पेट मिलता है, ये भारत के नागरिक का सम्मान है। कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खाली नहीं है, वो 125 करोड़ जनता के प्रतिनिधित्व करते हैं और उस व्यक्ति का सम्मान होता है। तो भारत का हर व्यक्ति का सीना चौवन इंच उधर ही रखिए। देखिए, ये कह रहे हैं कि मनमोहन जाते थे कोई पूछता नहीं था, डॉक्टर मनमोहन सिंह जाते थे कोई पूछता नहीं था, लेकिन नरेंद्र मोदी जाते हैं तो सब रेड कार्पेट बिछाते हैं। तो अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को इतनी भी सामान्य जानकारी नहीं है कि विदेश के अतिथि चाहे हमारे देश में आए या हमारे प्रधानमंत्री बाहर जाते हैं, तो रेड कार्पेट वेलकम सबके लिए होता है। पता नहीं चलता। हाँ, ठीक, ये बात ठीक कह रही है। इसलिए नहीं पता चलता था तो हम उनका बैंड नहीं बजाते थे, हम प्रचार नहीं करते थे, हम उसके लिए अपने लोगों को पहले भेज के मोदी मोदी नारा लगवाने के लिए नहीं भेजते थे, हम उस पर करोड़ों रुपए खर्च नहीं करते थे। और आडवाणी जी ने ठीक कहा कि नरेंद्र मोदी एक बड़े इवेंट मैनेजर है, और इवेंट मैनेजमेंट में चीजों को बेचने में हम लोग भी उनका क्षमता को मानते हैं। पॉइंट एक है जो बार बार बीजेपी के लोग जब उठाते हैं, जंगल राज और लालू प्रसाद की जब आलोचना करते हैं, मैं भी उनका बड़ा भयंकर आलोचक रहा हूं, लेकिन मैं एक चीज जानना चाहता हूं, अगर लालू प्रसाद इतने बुरे हैं, बहुत सारी खराबियां उनमें है जैसा बीजेपी कहती है, तो भारत के गृह सचिव रहे हुए और बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आरके सिंह ने यह बयान क्यों दिया 3 दिन पहले कि बीजेपी और लालू प्रसाद में कोई अंतर नहीं है? यह आरके सिंह का बयान है अभी 3 दिन पहले कि लालू प्रसाद और बीजेपी एक जैसे हैं, बीजेपी ने अपराधियों को टिकट दिए हैं, पैसे लेकर टिकट दिए। ये इनके एमपी बोल रहे हैं जो गृह सचिव मिश्रा जी 2 दिन पहले मैंने नहीं बोला, यही बात बोल रहे थे कि पार्टी में सही ढंग से टिकट नहीं हुआ, खुद इनका बयान था। तो पहले ये अपने बारे में बताएं कि अपने उनके पार्टी में क्या हुआ है। 2-3 दिन पहले इनका भी बयान आया, मैंने सबको बयान दिया। नितिन जी, आरके सिंह का जवाब मैं दे दूंगा। इस बात का जवाब तो बनता है कि आरके सिंह ने क्यों कहा, मैं बता रहा हूं, क्यों कहा कि टिकट बेचे जा रहे हैं, अपराधियों को टिकट बेचे जा रहे हैं। का जवाब भी दूंगा। पहले प्रेमचंद मिश्रा जी 3 दिन पहले जो अपना दुख रो थे, वो किस कारण से रोए थे वो भी तो बता देते। मुझे याद नहीं, मैंने कभी ये बयान दिया। हाल में 3 दिन पहले का बात है, हाल में 3-4 दिन पहले की बात है। अभी आपको याद बहुत पर्सन हूँ पार्टी का, मैं उसी अगर ऐसा है तो ये दिखा दें, और उसके बाद कहें तो मैं अभी यहाँ बिस्कुमान भवन से नीचे कूद जाता हूँ। नहीं, कोई कूदने की जरूरत नहीं है। 3-4 दिन पहले आपका खुद का दुख आया था कि जब टिकट के बंटवारे हुए थे, और मैं आपको बता रहा हूँ स्पष्ट रूप से, जब टिकट के बंटवारे होते हैं, जिस व्यक्ति के इच्छा अपेक्षा के अनुसार टिकट नहीं मिलती है, कहीं ना कहीं वो आवेश में आके बड़ी बड़ी बात ठीक है। उम्मीदवार जिसको उम्मीदवारी नहीं, उम्मीदवार नहीं, उनके इच्छा के पार्टी का नेता बोलेगा कि बीजेपी में अपराधियों को टिकट मिला है और लालू प्रसाद और बीजेपी में कोई अंतर नहीं है, इस पर बीजेपी को सांसद है भाई, आपके देश के होम सेक्रेटरी रह चुके हैं, इतनी बड़ी जिम्मेदारी के पद पे वो कह रहे हैं कि बीजेपी अपराधियों को टिकट दे रही है। आपके एक और एमएलए ने कहा कि आपने शाहबुद्दीन के शूटर को 2 करोड़ रुपए देकर टिकट कहा कि नहीं कहा? देख लीजिए। मैं आपको मैं स्पष्ट पूछ रहा हूँ कि उन्होंने जो कहा वो तो आपके सामने भी है। जब मैं स्पष्ट कर रहा हूँ कि जिनको टिकट नहीं मिलता है या उनके चाहने वाले को टिकट नहीं मिलता है, ये इस तरह के बयान चुनाव के समय आते हैं, कोई नई बात। लेकिन मैं तो कहता हूं आरके सिंह जी को, और जो भी लोग हैं स्पष्ट करें, सामने लाए तथ्य, और तब कोई विषय नजर आए तो केवल बयान से नहीं चलता है ना। तो किस्सा कुर्सी का में गर्मा गर्म बहस जारी है, लेकिन फिलहाल एक ब्रेक। जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री के रूप में अपने डिसीजन लेने के लिए तैयार हो रहे हैं, तो उस समय ही उसका तार को खींच लिया। जीतन राम मांझी जानते भी नहीं, सपना में भी नहीं सोचे थे कि मुख्यमंत्री होंगे। जिस आदमी ने इतना भरोसा किया, उस आदमी ने 9 महीने में केवल भरोसा तोड़। किस्सा कुर्सी का में आपका एक बार फिर स्वागत है। जीतन राम मांझी नीतीश के सरकार में नीतीश के साथ मुख्यमंत्री थे, और जीतन राम मांझी जब थे तब लालू यादव जी भी साथ आ गए थे ना, श्याम राजिक जी आ गए थे ना, राजेंद्र प्रसाद जी। तो क्या थोड़ा बहुत जंगल राज का अंश उनमें भी ट्रांसफर नहीं हुआ होगा?
देखिए वो लालू सरकार में ही मंत्री थे, ये भी बता दूं आपको। लालू सरकार में तो मंत्री थे, लालू सरकार में तो नीतीश कुमार भी मंत्री रहे थे जब जंगल राज वो पार्ट 1 चल रहा था। मंत्री नहीं थे लालू जी के साथ, लालू जी पार्टी में थे ना भैया, पार्टी में थे। 94 में 90 से 94 के बीच में नीतीश कुमार कहाँ थे? 90 से 94 के बीच में एमपी थे। अरे तो किस पार्टी में मुखिया जब बात कर रहे हैं? एमपी थे, उसी पार्टी के नुमाइंदे थे ना। मंत्री थे कि विधायक तो बात की बात है, थे उसी पार्टी के ना। आप उस सांसद का बयान बता रहे हैं और उस सांसद का उस समय किस पार्टी का उसका बयान खत्म कर दे रहे हैं। मैं यही पूछ रहा था जो अभी आपने सवाल किया, क्या पूरा आपका सवाल था इस विषय पे? जीतन राम मैं स्पष्ट कर, थोड़ा जंगल राज ट्रांसफर हुआ कि कोई ट्रांसफर नहीं होगा। जिस व्यक्ति का संगत जैसा होता है वैसा गुण होता है। भारतीय जनता पार्टी के संगत में जो रहेगा उसका गुण भी उसी हिसाब से हुआ। नीतीश कुमार हमारे साथ रहे, उस सरकार में विकास हुआ, और अभी 2.5 साल से लालू के संगत में है। तो आप भी देख लीजिए बिहार की सड़कों पे आए दिन क्या घटनाएं घट रही हैं, आए दिन क्या विषय है। और डेवलपमेंट, जिस बात की डेवलपमेंट के 2.5 साल के डेवलपमेंट का ग्राफ निकालिए और 7 साल के डेवलपमेंट का ग्राफ निकालिए और दोनों में अंतर करके देख लीजिए, तब आपको समझ में आएगा। अच्छा नितिन जी, मुझे बताइए, रामविलास पासवान आपके साथ है ना? ठीक है। 2002 में उन्होंने क्या बोला था कि गुजरात में जो नरसंहार हुआ है उसके बाद मैं मंत्रिमंडल छोड़ रहा हूं। ठीक है। गुजरात में उस वक्त कौन थे? नरेंद्र मोदी जी थे। एक वोट चेहरा दिया, उन्होंने अपनी गलती को पहले एहसास किया और गलती को एहसास करके आज उनको लगा ना कि देश का अगर नेतृत्व कर सकता है, देश का विकास का बागडोर करता है तो नरेंद्र मोदी के हाथ। और आज रामविलास लौट के जब आए तो उन्होंने माना कि आज देश को नरेंद्र मोदी की आवश्यकता है, और उस समय उस परिस्थिति को देखकर वो आए। आज देश नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रहा है, विकास कर रहा है। तो आज रामविलास जी को अपना पछतावा हुआ, सब लोग आए और उस पछतावे के साथ काम कर रहे हैं। राजीव जी, 2 बातें आई हैं, एक जीतन राम मांझी के और एक रामविलास जी के। जीतन राम मांझी के बारे में मैं नीतीश कुमार जी को शाबाशी देता हूं और मैं कहता हूं कि उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। कोई मांगा नहीं था। जीतन राम मांझी जानते भी नहीं, सपना में भी नहीं सोचे थे, जैसे हम भी सपना में नहीं सोचे थे कि हम राज्यसभा का मेंबर होंगे, उसी तरह वो कभी नहीं सोचे थे, सुनिए, कभी नहीं सोचे थे कि हम मुख्यमंत्री होंगे। बुलाया, वो गया जा रहे थे कि रुकिए जाइए मत, बना के उनको मुख्यमंत्री कहा कि हम मुख्यमंत्री नहीं बने, उनको बनाते हैं। अब बताइए, जिस आदमी ने इतना भरोसा किया, उस आदमी ने 9 महीने में केवल भरोसा तोड़ने का काम किया। अब मैं ऐसा नहीं कह सकता कि गद्दारी किया, क्या ऐसा करना चाहिए? ऐसा करना चाहिए। जो आदमी आपको मुख्यमंत्री बनाया, आप उसको हाशिए पे छोड़ करके अपना कार्यक्रम कर रहे, और ये जो भारतीय जनता पार्टी चला रहे थे, और वो पैकेज था उनका, ऐसा नहीं कि अलग से कर रहे थे। अच्छा, मेरे पास वक्त खत्म हो गया, मैं एक आखिरी सवाल पूछता हूं। जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री किसने बनाया? नीतीश कुमार ने। वो किसकी पार्टी में थे? नीतीश कुमार की। वो अब कहते हैं ऐसा कोई सगा नहीं जिसको नीतीश ने ठगा नहीं। क्या गारंटी कि जीतन राम मांझी आपको भी न ठग लें? देखिए, जीतन राम मांझी को नीतीश कुमार ने ठगा ना, जीतन राम मांझी ने नहीं ठगा। जीतन राम मांझी को जब तक, अरे वो अब आपको ठग लें? नहीं, मुझे नहीं ठगेंगे। देख लीजिए एक बार, जिस प्रकार से नीतीश कुमार ने उनको रिमोट के रूप में चलाने का प्रयास किया, जब जीतन राम मांझी उनके कंट्रोल में लगे कि अब जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री के रूप में अपने डिसीजन लेने के लिए तैयार हो रहे हैं, तो उस समय ही उनका तार को खींच लिया कि मैं अब आपको कुर्सी पर। उनके नुमाइंदे अपना फाइल निकलवाना चाहते थे, जीतन राम मांझी बोले कि नहीं, मैं अपने हिसाब से डिसीजन लूंगा, और उसके बाद नीतीश कुमार को लगा कि नहीं, अब डिसीजन मेरे मन का नहीं है, तो मांझी जी आप कुर्सी से नीचे आ जाइए, मैं बैठूंगा। चलिए, बिहार की राजनीति कितनी गर्म है वो किस्सा कुर्सी का ये चर्चा बताती है, और ये चर्चा ये भी साबित करती है कि आने वाले समय में बिहार की राजनीति और देश की राजनीति में एक नया उफान आएगा। किस्सा कुर्सी के आज के इस एपिसोड में इतना ही, लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इसमें कभी टोपी भी